नमस्कार, स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। ये है आपकी ज्योग्राफी क्लास। इससे पहले जो ज्योग्राफी की क्लास चली आपने देखा पूरा, हमने वहाँ पर आपको अक्षांश देशांतर सब कुछ अच्छे से समझा दिया था, कैसे टाइम बदलता है, सारी चीज़ें बता दी थी। उसी के आगे क्लास चलेगी। क्लास को स्टार्ट करूँ उससे पहले आपसे एक वार्तालाप करना है। वार्तालाप ये है कि लगातार वीडियोज़ के जो व्यूअरशिप है वो डाउन हुई है। आप लोगों को क्या दिक्कत आ रही है, क्लास में क्या कमियां हैं, वो आप इस वीडियो के कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइएगा। या आप किस सब्जेक्ट का क्लास चाहते हैं, कैसा वीडियो चाहते हैं, कैसा क्लास चाहते हैं, वो सारी समस्याएं आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हम बहुत जल्द ही उस पर काम करेंगे, सुधार करेंगे और आपके अनुसार वीडियो लेकर के आएंगे। लेकिन आपको लिखना ज़रूर चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं। यदि आप वो बताएंगे तो हम बेहतर करके ज़रूर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम भूगोल की पढ़ाई करेंगे और अगला क्लास जो हमारा होगा यानी कि इसी वीडियो में जो अभी हम क्लास करने जा रहे हैं उसमें आपको मैं पढ़ाऊँगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। काफ़ी दिन बाद क्लास कर रहा हूँ तो फंबल प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, बीच में छुट्टी हो गई लंबी, इसलिए वो थोड़ा सा रिदम बिगड़ गया। लेकिन फिर भी देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखिए, जब तक आप लोग अपना फीडबैक नहीं देंगे तब तक हम समझ नहीं पाएंगे कि कैसे क्या सुधार आपके लिए आवश्यक है। जो भी विषय आपको पढ़ना है आप उसको बताइए। कोई और टीचर आकर के पढ़ाएगा, मैं पढ़ाऊंगा, जो मेरा सब्जेक्ट होगा, या दूसरा टीचर आकर पढ़ाएगा। जैसा भी बदलाव आप चाहते हैं वो आपको बताना चाहिए, हमें लिखना चाहिए कमेंट बॉक्स में कि ऐसा बदलाव अगर हो तो हम वीडियोस को देखेंगे। और हाँ, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर जरूर करिए। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना। यानी कि जो पृथ्वी आप देख रहे हैं, जिस पर आप खड़े हैं या चलते हैं, जिस पर सारी क्रियाकलाप आप करते हैं, खेती करते हैं, ट्रेनें चलती हैं, सड़कें बनी हुई हैं, इसके अंदर क्या है ये भूगोल में कैसे जान पाते हैं, ये आज की क्लास में आप समझ पाएंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी सवाल आते हैं, वनडे एग्जाम में भी आते हैं और यूपीएससी तो पूछती है। ठीक है, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना हमें पढ़नी है। अब पृथ्वी के आंतरिक चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के कई तरीके हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मान्य तरीका है, सर्वमान्य तरीका है, वो है भूकंपीय तरंगों के द्वारा। भूकंपीय तरंगों के द्वारा। तो भूकंपीय तरंगों के द्वारा हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी सटीक और आसानी से प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यही समझेंगे कि भूकंपीय तरंगें क्या होती हैं, वो कौन कौन सी तरंगें हैं, या भूकंप की तरंग होती क्या है, वो सारी चीज़ आज हम करेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से आपकी क्लास आगे बढ़ जाएगी। तो पहले हमें क्या समझना है, भूकंपीय तरंगें, और उसके बाद हम समझ पाएंगे कि भूकंपीय तरंगें किस प्रकार पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाती हैं। ठीक है, तो भूकंप क्या है शायद आप जानते हो, क्योंकि इससे पहले भी हमने जियोग्राफी क्लास में इसको पढ़ाया है। भूकंप, तो भूकंप क्या है, एक प्रकार का कंपन होता है। भूकंप क्या होता है, एक प्रकार का कंपन होता है। भूकंप एक प्रकार का कंपन है। कहाँ पर कंपन, जब पृथ्वी पर कोई कंपन होता है तो आप उसे भूकंप कहते हैं। नॉर्मली किसी चीज़ में कंपन होता है तो आप उसे कंपन कहते हैं। ठीक है, तो भूकंप एक प्रकार का कंपन होता है, और जहाँ से एक कंपन स्टार्ट होता है, जिस जगह से एक कंपन स्टार्ट होता है, उसे फोकस या मूल कहते हैं। फोकस या मूल कहते हैं। इसे भूकंप का फोकस या मूल कहते हैं। जहां से कंपन स्टार्ट होता है उसे भूकंप का फोकस या मूल कहते हैं। और जहां पर सबसे पहले महसूस होता है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, जहां पर ये सबसे पहले महसूस होता है उसे एपिसेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिसेंटर कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, एपिसेंटर कहते हैं। और जहाँ से उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फोकस या मूल। और इसे क्या कहते हैं हिंदी में, भूकंप का केंद्र कहते हैं। तो ये सवाल कई बार कंफ्यूज आपको करता है, क्योंकि दोनों का अंतर आप भूल जाते हैं। आज से आपको नहीं भूलना है।
जहां से भूकंप उत्पन्न होता है उसे भूकंप का मूल कहते हैं, फोकस कहते हैं, और जहां वो सबसे पहले महसूस होता है उसे एपिसेंटर या भूकंप का केंद्र कहते हैं। ठीक ना, कंफर्म। चलिए अब देखते हैं भूकंपीय तरंगें क्या हैं, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझ पाते हैं। भूकंपीय तरंग, तो जिन महत्वपूर्ण भूकंपीय तरंगों के द्वारा आप पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करते हैं वह है आपकी पी भूकंपीय तरंगे यानी कि प्राइमरी वेव, दूसरा है आपका सेकेंडरी वेव, और इसके अलावा तीसरा है आपका धरातलीय तरंग। तो इसे आप सरफेस वेव कह सकते हैं, सरफेस वेव। ठीक है ना। तो ये 3 तरंगे हैं भूकंपीय जिनके द्वारा पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। अब कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि जो हमारा मुख्य टॉपिक था उसी की ओर हम चल रहे हैं कि आखिर ये कैसे बताती है, कैसे आप जान पाते हैं कि ये जो है आंतरिक संरचना में कहाँ पर ठोस है, कहाँ द्रव है, कहाँ क्या चीज़ें हैं, ये कैसे आप जान पाते हैं। ठीक है, तो पहले इसको मिटाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको नोट कर लिया होगा और चित्र के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो एक रफली चित्र आप बनाएंगे पृथ्वी का, ठीक है ना। हालांकि पृथ्वी आपकी गोल नहीं है, पृथ्वी आपकी क्या है, गोल नहीं है, वो ध्रुवों पर चिपटी हुई है। उसका जो आकार है वो एकदम यूनिक है, उसके आकार जैसा और कुछ नहीं है। ठीक है, तो पृथ्वी का आकार क्या है, गोल बिल्कुल नहीं है। ये सवाल कई बार छोटे परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है ना। तो अब भूकंपीय तरंगे किस प्रकार क्या निर्धारित करने में सहायता करती हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कहाँ पर द्रव है, कहाँ पर ठोस है, या कहाँ पर ज़्यादा द्रव है, कहाँ पर ज़्यादा ठोस है। ठीक है, तो जो आपकी पी वेव होती है, पी वेव, आपकी जो पी वेव होती है ये ध्वनि तरंगों की भांति व्यवहार करती हैं। कैसी? ध्वनि तरंगों की भांति व्यवहार करती हैं, ध्वनि तरंगों की भांति व्यवहार करती हैं, ध्वनि तरंगों की भांति व्यवहार करती हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है इसकी गति सबसे अधिक होती है, इसकी गति सबसे अधिक होती है। तीसरी बात, यह ठोस एवं द्रव दोनों अवस्थाओं में चल सकती है, यह दोनों अवस्थाओं में चल सकती है, ठोस एवं द्रव दोनों अवस्थाओं में चल सकती है। लेकिन यहां पर आप एक पॉइंट लिखेंगे, पी वेव की गति ठोस माध्यम में अधिक, जबकि द्रव माध्यम में अपेक्षाकृत कम होती है, अपेक्षाकृत कम होती है। ठीक है ना। तो होता क्या है कि ठोस माध्यम में इसकी गति तेज होती है और द्रव माध्यम में इसकी गति क्या होती है, अपेक्षाकृत कम होती है। ठीक है ना। तो ये 3 गुणधर्म है पी वेव की। ठीक है। अब इसके अलावा हम एस वेव के गुणधर्म देखेंगे और उसके बाद में आपको यह समझाने की कोशिश करेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार है। तो एस वेव का गुणधर्म देखते हैं। यस वेव, अब इसमें देखेंगे पहला, यह प्रकाश तरंगों की भांति व्यवहार करती है, यह प्रकाश तरंगों की भांति
की भांति व्यवहार करती हैं। दूसरी बात, इनकी गति पी वेव से कम होती है, पी वेव से कम होती है। तीसरी बार, ये केवल ठोस अवस्था में ही, ठोस माध्यम में, अवस्था नहीं लिखेंगे, ठोस माध्यम में ही चल सकती हैं, ठोस माध्यम में ही चल सकती हैं। ठीक है ना। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो आपका पी वेव है वो ठोस और द्रव दोनों माध्यम में चल सकता है, जबकि जो आपका यस वेव है वो केवल ठोस माध्यम में चल सकता है। इसके अलावा जो तीसरा आपका धरातलीय वेव है उसको भी लिख लेते हैं, धरातलीय वेव, या जिसे आप सरफेस वेव कहते हैं। ठीक है ना, सरफेस वेव। सरफेस वेव का वेग सबसे कम होता है, इसका वेग सबसे कम होता है। परंतु सबसे ज़्यादा हानिकारक धरातलीय वेव ही होते हैं। भूकंप आने के बाद में जिन तरंगों के कारण सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो धरातलीय तरंगे होती हैं, सरफेस वेव होती हैं। यस और पी वेव के कारण न्यूनतम क्षति होती है, लेकिन उनका वेग जो है ज़्यादा होता है। यदि धरातलीय वेग तरंगों का वेग बहुत ज़्यादा हो जाए, जितना पी या यस का होता है, तो एक बार भूकंप आने के बाद में कुछ बचेगा नहीं। ठीक है। तो धरातलीय तरंगों का जो वेग है यानी कि उसकी गति है बहुत कम होती है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। अच्छा, हमें समझना क्या है पृथ्वी का आंतरिक संरचना। तो जब कोई जो है तरंग उत्पन्न होती है तो उसमें जो पी वेव होती हैं वो कुछ इस प्रकार सीधे निकल जाती हैं। यानी कि पृथ्वी के एक छोर से, मान लीजिए इसे आप ये मानते हैं और ये बी मानते हैं, तो ये यहाँ से शुरू होती है और पृथ्वी के बीचों बीच से निकल जाती है। तो इसका क्या मतलब है कि पी वेव जब यहाँ से स्टार्ट करती है तो उसका जो गति है वो एक निश्चित ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा होता है, तेज होता है। लेकिन जैसे ही वो उससे आगे बढ़ती है तो उसका गति क्या होता है, कम होता है, और कुछ देर बाद उसकी गति फिर बढ़ जाती है और इस प्रकार वो पृथ्वी से बाहर निकल जाती है। वही जो यस वेव है आपका, ये आपका पी वेव है। यहीं पर जो यस वेव है आपका वो कुछ देर नीचे जाता है, फिर इस प्रकार से बाहर निकल जाता है। ठीक है। अब अभी मैं समझा रहा हूँ कि इसका कारण क्या है। यस वेव निकल जाता है, मुड़ करके बाहर निकल जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है इसको आपको समझना होगा। ये आपकी यस वेव है। अब अभी आपने गुणधर्म में क्या देखा कि जो पी वेव होती हैं वो द्रव में भी चल सकती हैं और ठोस में भी चल सकती हैं। वहीं पर आपने यह भी देखा था कि पी वेव का वेग ठोस में ज़्यादा है जबकि द्रव में कम होता है अपेक्षाकृत। ठीक है। तो पहले पी वेव को यदि आप देखते हैं तो शुरुआत में इसका जो वेग है वो ज़्यादा होता है। इसका मतलब जो आपका क्रस्ट है वो क्या है, ठोस अवस्था में है। जैसे ही क्रस्ट के नीचे जाते हैं तो दुर्बल मंडल पाया जाता है जहाँ पर प्लास्टिक एजेंट होते हैं। ठीक है। यानी कि जो वहाँ पर क्ले है वो प्लास्टिक अवस्था में है, वो बिल्कुल ठोस भी नहीं है, बिल्कुल द्रव भी नहीं है। तो वहाँ पर जाने पर क्या होता है, आपका जो पी वेव है उसकी गति क्या होती है, कमज़ोर हो जाती है। ठीक है। और यस वेव केवल और केवल ठोस में बह सकती हैं, तो इसलिए क्या होती हैं, जैसे ही यहाँ पर दुर्बल मंडल आता है यस वेव बाहर की ओर मुड़ जाती हैं और ये आगे नहीं बढ़ती हैं। तो इससे हम यह अनुमान लगा पाते हैं कि कहाँ पर पृथ्वी में ठोस है, कहाँ पर द्रव है, कहाँ पर अधिक ठोस है, कहाँ पर प्लास्टिक जैसी स्थिति है। ये हम कैसे जान पाते हैं, इन्हीं पी और यस वेव के सहारे।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको अच्छे से समझ आई होगी पी वेव, एस वेव और धरातलीय वेव के माध्यम से। ठीक है ना। तो अब इसी प्रकार हम इसका क्लासिफिकेशन भी करेंगे, वर्गीकरण भी करेंगे कि धरातल क्या है, दुर्बल मंडल क्या है और केंद्र क्या है, उसमें क्या पाया जाता है, उन सारी चीज़ों का वर्गीकरण हम करेंगे। लेकिन वो बात होगी आपकी अगली क्लास में। इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक करें, शेयर करें और जैसा कि मैंने कहा, आपसे रिक्वेस्ट किया था कि जो भी आप सुधार चाहते हैं ओनली यूपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पर, वो आप हमें लिख करके बताएं, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि हमें इस सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है, इस पर ज़्यादा फोकस करना है, या हमें इस फॉर्म में पढ़ाई करनी है, या आपको जो भी चाहिए, जैसा भी सुधार आप चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।